मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल। विषय डेटा एंट्री ऑपरेशंस के अध्याय 1 कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य के भाग 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोसेस डेटा कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो करते हैं या कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस से शो करते हैं, इसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जब हम आउटपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मॉनिटर यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, फिर है आपका प्रिंटर, फिर आपका प्लॉटर और नेक्स्ट है आपका स्पीकर। तो जब हम इनकी बात कर ही रहे हैं तो वन बाय वन हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो मॉनिटर क्या करता है? किसी भी डेटा को दृश्यमान रूप में आपकी स्क्रीन पे शो करता है, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। तो जब भी हमारा कोई प्रोसेस डेटा होता है यानी कि कोई भी संसाधित जानकारी होती है, इसको हम सबसे पहले किसी वीडियो अडेप्टर को सेंड करते हैं। यह वीडियो अडेप्टर उस जानकारी को एक फॉर्मेट में यानी कि प्रारूप में चेंज करता है। इसको प्रारूप में चेंज करने के बाद स्क्रीन पे शो कर दिया जाता है यानी कि प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस तरीके से आपका मॉनिटर कार्य करता है। मॉनिटर को 2 भागों में बांटा गया है, CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब, सेकेंड है आपका LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो चलिए हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं यानी कि CRT। तो CRT क्या होता है? आपका कैथोड रे ट्यूब। यह एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और इसमें एक वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती है जिसे हम CRT कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। तो देखिए इस स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यह मॉनिटर है, ये कुछ कुछ आपके टीवी जैसा दिखता है। सेकंड है हमारा LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे हम फ्लैट पैनल मॉनिटर भी कहते हैं। इसका रिजोल्यूशन डिफरेंट होता है। रिजोल्यूशन मीनवाइल जब भी हम पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं, अगर जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए उतना ही आपको अच्छा रिजोल्यूशन लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 रिजोल्यूशंस दिए हुए हैं। इनमें से सबसे हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन ये है जिससे आपकी अच्छी पिक्चर क्वालिटी आएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में जब भी हम किसी दस्तावेज को बनाते हैं तो उसे हम हार्ड प्रिंट लेते हैं यानी कि उसकी एक हार्ड कॉपी भी लेते हैं, जिसके लिए हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे प्रिंटर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है लेज़र प्रिंटर, सेकेंड है आपका इंकजेट प्रिंटर, थर्ड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और फोर्थ है लाइन प्रिंटर। तो चलिए सबसे पहले लेज़र प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो लेज़र प्रिंटर है यह क्या करता है? हाई क्वालिटी देता है यानी कि उच्च गुणवत्ता देता है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम प्रकाशन क्षेत्र में यानी कि पब्लिशिंग सेक्टर में, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, इन सबको प्रिंट करने के लिए हम लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। इसकी गति बहुत ही अच्छी होती है यानी कि यह हाई स्पीड से कार्य करता है। आवाज़ इसमें नहीं होती, नो नॉइज़, और ये स्वचालित रूप से पेपर को लोड करता है आपके प्रिंटर में, लेज़र प्रिंटर में। अगर हम लेज़र प्रिंटर की बात करें तो इसकी स्पीड ब्लैक एंड वाइट पेपर को प्रिंट करने के लिए 200 पेजेस पर मिनट होती है और कलर्ड पेजेस प्रिंट करने के लिए 100 पेजेस पर मिनट होती है आपके लेज़र प्रिंटर की स्पीड। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। वह है हमारा इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर यहाँ पे 64 नॉजल्स यूज़ करता है जिससे स्याही निकलती है, जो कि पेपर पे कोई भी टेक्स्ट या कोई भी इमेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जब हम इस इंकजेट प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई आवाज़ नहीं होती है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लेज़र प्रिंटर से बिल्कुल आधी होती है। इसीलिए इसे कई बार हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पज़। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। वह है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ही सस्ता आउटपुट उपकरण है। यह है लेज़र प्रिंटर और आपके इंकजेट प्रिंटर से भी ज़्यादा सस्ता आता है। इसमें जब भी आपका प्रिंट हेड होता है वो रिबन से टकराता है, उससे आपका कोई भी टेक्स्ट या आपका चित्र पेपर पे प्रिंट हो जाता है। इसकी गति कैरेक्टर्स प्रति सेकंड से मापी जाती है। यह बहुत ज़्यादा शोर करता है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसे बहुत कम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर नाम से ही समझ में आ रहा है, लाइन बाय लाइन डेटा को प्रिंट कर रहा है।
तो यह ज़्यादातर टेक्स्ट फॉर्मेट को प्रिंट करने में यूज़ किया जाता है। इसकी गति बहुत ही ज़्यादा होती है, ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है, इसकी कीमत लाखों में होती है और यह 100 से लेकर 3800 लाइन पर मिनट प्रिंट करता है, पर इसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए आजकल यह प्रचलन में नहीं है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस यानी कि प्लॉटर की बारे भी बात कर लेते हैं। तो प्लॉटर एक आउटपुट उपकरण है जो कागज़ पर चित्रों का निर्माण करता है। तो अभी जब हम प्रिंटर की बात कर रहे थे, वह ज़्यादातर टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम प्लॉटर की बात करते हैं वह इमेजेस प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग का आपका स्ट्रक्चर है, उससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लॉटर यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका ब्लूप्रिंट भी हम प्लॉटर के थ्रू ले सकते हैं। तो जब हम प्लॉटर की बात कर ही रहे हैं तो ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें एक क्लिप रैंक होता है, इस क्लिप रैंक से हम किसी टाइप का या किसी भी कलर का पेन चूज़ कर सकते हैं और एक किसका रोबोटिक आर्म होता है जिसके थ्रू हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स पे, पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट्स पे। तो सपोज़ करिए अगर आपको कोई सर्किल बनाना है तो आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे और ये स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू आपके पेज पे ड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से प्लॉटर वर्क करता है। नेक्स्ट है, जब हम प्लॉटर को किसी दो भागों में बांटते हैं, पहला है इसका फ्लैट ब्रेड प्लॉटर, सेकंड है इसका ड्रम प्लॉटर। तो फ्लैट ब्रेड प्लॉटर क्या करता है, ये बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन ये लिमिटेड साइज़ के पेपर पे ही चित्र का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें मेज पे भी रखा जा सकता है, एक डेस्क पे भी रखा जा सकता है। अगर हम ड्रम प्लॉटर की बात करें तो यह आकार में बहुत ही बड़े होते हैं। ये असीमित लंबाई के कागज़ को यानी कि अनलिमिटेड पेपर साइज़ पे अपना पिक्चर या अपनी इमेज को ड्रॉ करते हैं। ज़्यादातर ये जो हम बोर्ड्स देखते हैं, चाहे वो सिग्नल्स के हों या किसी डायरेक्शन रास्ता बताने के हों, ये सारे जो फ्लैग्स हैं आपके ड्रम प्लॉटर के थ्रू बनते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस यानी कि स्पीकर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो स्पीकर क्या है, आपका आउटपुट उपकरण है जिसका उपयोग संगीत या बातचीत सुनने के लिए किया जाता है। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, आप सभी इसको ज़्यादातर यूज़ करते होंगे किसी भी वीडियो को सुनने के लिए या किसी का कोई भी गाना या मूवी सुनने के लिए आप इस स्पीकर का यूज़ करते होंगे। आइए अब हम कंप्यूटर के मेमोरी सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेमोरी जहाँ पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी डेटा को डायरेक्टली एक्सेस करता है सीपीयू से, इसीलिए इसे डेटा एक्सेस करने में कम समय लगता है और सेकेंडरी मेमोरी को कंपैरेटिवली ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के दो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, पहला है रैम, सेकंड है रोम। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है कंपैरेटिवली प्राइमरी मेमोरी के। इसके दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, पहला है सीडी रोम, सेकंड है पैन ड्राइव। जब हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर अपने आप कार्य नहीं करता है, इसे किसी ना किसी निर्देश या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जब भी हम निर्देश या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इसके समूह को हम प्रोग्राम्स कहते हैं और किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है जिसके समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम जब सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे हैं तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो रोम में जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं वह क्या होने लग जाते हैं, एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं, निष्पादित होने लग जाते हैं। इनके थ्रू कोई भी हार्डवेयर मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है या आपका प्रिंटर है, इनको मैनेज किया जाता है। इसी तरीके से कुछ फाइल्स को भी मैनेज किया जाता है, किसके थ्रू, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर ही रहे हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे भूल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है, यानी कि जब भी यूज़र और कोई कंप्यूटर एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इन दोनों में संचार करवाया जा सकता है
ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है। इन सब का प्रबंधन का कार्य भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसी भी फाइल सिस्टम को मैनेज करना, जैसे कि आपके कोई ड्राइव्स में फाइल है या किसी फोल्डर में फाइल्स है, इन सबको मैनेज करना भी किसका कार्य होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। फोर्थ है एप्लीकेशंस प्रोग्राम को सहयोग करना, जैसे कि आपके दस्तावेज बनाना, किसी का चित्र बनाना, ये सब कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला है यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स। तो आजकल हम जो प्रचलन में है वह है आपका विंडोज़, जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूटिलिटीज़ भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है, जो कि कंप्यूटर की कार्य दक्षता या कार्य क्षमता और उपयोगिता को बढ़ाता है। अब ये कैसे बढ़ाता है, तो आइए देखेंगे। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। कंप्रेस और अनकम्प्रेस फाइल सॉफ्टवेयर, जब भी हमें किसी फाइल का साइज़ बढ़ाना होता है या कम करना होता है, उसके लिए हम इस तरीके के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो जब भी कोई सिस्टम में वायरस आता है या किसी वायरस की गतिविधि होती है, उसको रोकने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से स्प्लिट एंड जॉइन फाइल सॉफ्टवेयर, जब भी दो फाइल्स को जॉइन करना हो, इसके लिए हम स्प्लिट एंड जॉइन फाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। चलिए अब हम कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये वह प्रोग्राम है जो किसी विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है, उनके माता पिता का नाम है, पता है, कक्षा है, परिणाम है, इन सब के इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। किसके थ्रू? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसी तरीके से हम एक और उदाहरण लेंगे, वह है हमारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम किसी भी पुस्तकालय की जानकारी का प्रबंधन है, उसमें कितनी किताबें हैं, कितने ऑथर्स हम की बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं, बुक्स किसके पास है, किसने वापस रिटर्न कर दिए बुक, इन सब का विवरण कहाँ होता है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है। जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है जनरलाइज पैकेज, सेकंड है कस्टमाइज पैकेज। जनरलाइज पैकेज वह सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें किसी सामान्य ज़रूरत के लिए लिखा जाता है, जैसे कि कोई भी दस्तावेज प्रिपेयर करना, किसी भी सॉफ्टवेयर पे कोई चित्र बनाना या निर्माण करना, किसी भी डेटा का प्रबंधन करना, कोई डेटा बेस बनाना, कोई खेल खेलना, ये सब आपके जनरलाइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अगर हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स की बात करें, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स वह सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलरली संस्थान या संगठन के द्वारा किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि किसी पेरोल पैकेज। अब सपोज करिए दो कंपनीज है, एक कंपनी डे वाइज अपने एम्प्लॉय की सैलरीज देती है, दूसरी कंपनी आवर्स वाइज अपनी एम्प्लॉय की सैलरी देती है। तो दोनों की है तो पेरोल सिस्टम ही, लेकिन दोनों के सॉफ्टवेयर अलग अलग वर्क करेंगे। एक का डे वाइज करेगा, एक का आवर्स वाइज करेगा। इस तरीके से जब भी अलग अलग ज़रूरत होगी, इसके लिए हम कस्टमाइज पैकेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो देखिए अब जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं, तो इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो हमें किसी कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? या तो हिंदी यूज़ कर रहे हैं या अंग्रेजी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर से बात करने के लिए भी हमें कोई कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जो कि कंप्यूटर मशीन भी समझ सके और जो यूज़र है वह भी समझ सके। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये दोनों तरफ से समझी जाती है, पर इसके कुछ नियम होते हैं। इस लैंग्वेज को बनाने के लिए कुछ नियम यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। इस भाषा को लिखने के लिए सिंटैक्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो तरीके के कंप्यूटर भाषाएं बताई गई है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मशीन के द्वारा समझी जाती है। यह दो भागों में बांटी गई है। पहली है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। तो आइए इन दोनों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, वह आपकी 0 या 1 के कोड में लिखी जाती है, जिन्हें हम बाइनरी नंबर्स कहते हैं। तो सपोज करिए मुझे कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देना है कि दो नंबर्स को आपको गुणा करना है।
तो सपोज़ करिए मैं कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दूँगी 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या ये क्या लैंग्वेज लिखी है? नहीं समझ में आ रहा? तो ये क्या है? एक मशीन लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर द्वारा तो ईज़िली समझी जाती है, लेकिन यूज़र्स को सीखने में बहुत ही कठिन है। अब इसका मतलब गुणा करना है, बाकी करना है, भाग देना है, हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए? एक मशीन लैंग्वेज है, जिसको बहुत आसानी से यूज़र के द्वारा नहीं समझा जाता है। इसके लिए हमने एक असेंबली लैंग्वेज यूज़ करना स्टार्ट किया। असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम डेटा डालते थे या जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते थे, वह किसके थ्रू देते थे? कुछ सांकेतिक कोड के थ्रू देते थे, जिन्हें हम मेनेमोनिक्स कहते हैं। जैसे कि ऐड 5 एंड 15। तो आप समझ पा रहे हैं कि यह क्या कह रहा है? यह किसी 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए कह रहा है। अगर हमें सपोज़ करिए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? मल और नंबर्स लिख देंगे 7 एंड 17। तो इस तरीके से 2 नंबर्स में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से जो सांकेतिक कोड लिखे जाते थे, उन्हें हम निमोनिक्स कहते थे। मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा आसान होती है सीखने के लिए। और जब हम मशीन लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं, तो इसमें गलतियाँ को ढूँढना और उनको सुधारना भी आसान होता है कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज के। तो चलिए अब कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आसानी तरीके से अंग्रेजी स्टेटमेंट्स यानी कि इंग्लिश स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती है। इसमें प्रोग्रामिंग करना कंपैरेटिवली आसान होता है यूज़र्स के लिए, क्योंकि इसे आसानी से इंग्लिश स्टेटमेंट्स के थ्रू समझा जा सकता है। आइए अब हम कंप्यूटर के हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। तो पहला है बेसिक। इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या करता है? जो भी प्रोग्रामर्स नई नई प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं, ये इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके थ्रू कोई भी लैंग्वेज इजीली समझी जा सकती है। सेकंड है आपका कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए ये कोबोल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। फिर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो जब भी आपके साइंटिस्ट हैं या कोई इस बिजनेस प्रोग्रामिंग की बात करते थे, तो ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यानी कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें यह लैंग्वेज आपके बिजनेस पर्पस से या साइंटिस्ट पर्पस से या स्टूडेंट पर्पस से बहुत बार यूज़ की जाती है। इसमें जो भी डेटा होता है वह स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है आपका C++, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। थैंक यू।